हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम प्लानिंग, उसकी एनालिसिस किस तरह से की जाती है। उसके बाद हम डिज़ाइन फेज को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सिस्टम प्लानिंग। अब सिस्टम प्लानिंग फेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आप सिस्टम प्लानिंग में हमारे पास आ जाती हैं इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग अ सॉलिड प्लान फॉर डेवलपिंग योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, अब देखें अभी आपका एग्जाम होने वाला है, आपने उसके लिए किसी ना किस्म की प्लानिंग करनी है कि भाई मेरे पास एक दिन है, इतना टाइम मैंने पढ़ना है, इतना टाइम मैंने रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारा जो है आपकी प्लानिंग फेज में आ जाती हैं। अब आपके प्लानिंग फेज में मेजर 3 एक्टिविटीज होती हैं। नंबर 1, डिफाइन द सिस्टम टू बी डेवलप्ड। अब आप जो है, अब सिस्टम आपको कोई ऑर्डर मिला है तो आपने पहले उसको डिफाइन करना है कि भाई आप क्या डेवलप करने जा रहे हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर CSF। अब फैक्टर सिंपली क्रिटिकल टू योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप है प्लानिंग का वो है कि आपने अपने सिस्टम को डिफाइन करना है कि भाई आप क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। सेट द प्रोजेक्ट स्कोप। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आपने अपना प्रोजेक्ट स्कोप जो है वो डिफाइन कर लेना है। क्लियरली डिफाइंस द हाई लेवल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि आपने प्रोजेक्ट स्कोप में डिफाइन करना है अपनी सारी जो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर देना है। स्कोप क्रीप। अब जो है जब प्रोजेक्ट का आपका स्कोप इंक्रीज हो जाएगा तो इसका नाम दिया जाता है स्कोप क्रीप। अब स्कोप का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट की डिमांड, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इसमें आ जाती हैं। फीचर क्रीप। अब फीचर क्रीप का मतलब है कि अकर्स व्हेन डेवलपर्स ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स दैट वर नॉट पार्ट ऑफ द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स। अब क्या है कि अब जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिलता है सॉफ्टवेयर का तो आप स्टार्ट में जो रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उनको नाम दिया जाता है इनिशियल रिक्वायरमेंट्स का। तो अब जब बाद में जाके आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हो एज ए डेवलपर तो उसको नाम दिया जाता है फीचर क्रीप का। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट। अब प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट स्कोप का, जो कि बिल्कुल शॉर्ट सा होता है, बिल्कुल एक पैराग्राफ से भी बड़ा नहीं होता। तो ये दूसरा स्टेप है, आपने जो प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कर देना है। तीसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करते हैं जो प्लानिंग का थर्ड स्टेप होता है दैट इज डेवलप द प्रोजेक्ट प्लान इंक्लूडिंग द टास्क, रिसोर्सेज एंड टाइम फ्रेम्स। अब थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने प्रोजेक्ट प्लान जो है वो डेवलप कर लेना है। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, टास्क, रिसोर्सेज, टाइम फ्रेम्स। अब टास्क क्या है कि आपने जो है क्या करना है, कब करना है और जो है उसको कौन करेगा, ठीक है। रिसोर्सेज में आपकी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अब टाइम फ्रेम्स में जो है आपने डिलीवरी टाइम कितना है, टाइम टू मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रोजेक्ट प्लान डिफाइंस द व्हाट, व्हेन एंड हु क्वेश्चंस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट। व्हाट क्या बना रहे हैं, व्हेन कब बनाना है, हु और उसको कौन बनाएगा, और हु में एक और चीज़ भी आ जाएगी किसके लिए बनाना है। प्रोजेक्ट मैनेजर। अब एक प्रोजेक्ट है उसका मैनेजर होता है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है उसका भी मैनेजर होता है जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। अब क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, एक ऐसा बंदा जो कि एक्सपर्ट होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अब वो क्या करेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है वो डिफाइन करेगा और डेवलप करेगा, और फिर प्लान जो है एक ऐसे ट्रैक पे, आपका जो प्लान है उसको एक ऐसे ट्रैक पे लेके आएगा जो इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट के जो सारे मेजर माइलस्टोन्स हैं वो टाइम पे कंप्लीटेड हों, ठीक है। प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स रिप्रेजेंट द की डेट्स फॉर विच यू नीड अ सर्टेन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्स। अब इसमें प्रोजेक्ट माइलस्टोन है कि अब देखो, अब ये मैंने जो है ना ये वाला काम मैंने 1 महीने के अंदर करना है, सो दिस इज द माइलस्टोन। तो इसी तरीके से आपने प्रोजेक्ट का भी अपना कोई माइलस्टोन सेट किया होगा कि भाई इतने टाइम में मैंने ये वाला फीचर इसका इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद आ जाता है प्लानिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब प्लानिंग डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट जो फेज आ जाता है ये है आपके पास एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सबसे पहले आपने प्लानिंग कर ली, उसके 3 स्टेप्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सो व्हाई सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। अब क्या है कि कहता है लार्जर साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर लीड्स टू कम्प्लेक्सिटी। अब जाहिर बात है कि भाई अब सिस्टम का अगर साइज बड़ा है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी।
प्रॉपर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट डेवलप्ड। अब अगर रिक्वायरमेंट की आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो चीज़ों को आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस लीड्स टू डिससेटिस्फाइड रिजल्ट्स। ठीक है, अब अगर आप रिक्वायरमेंट्स के प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट्स आपके ऐसे आएंगे कि आपका जो कस्टमर होगा उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज मिसिंग? सिस्टम एनालिसिस का आपको ये भी फायदा होता है कि भाई रिक्वायरमेंट्स आपकी इनकम्प्लीट तो नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अब जब आप सिस्टम को एनालाइज करोगे, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं आपको कस्टमर की तरफ से या यूजर की तरफ से, तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। Initially, problem domains areas tend to have poorly defined boundaries. अब जो प्रॉब्लम एरियाज होते हैं उनके जो बाउंड्रीज होते हैं वो अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं होते। प्रॉब्लम डोमेन सॉल्यूशंस आर आर्टिफिशियल। अब जो सॉल्यूशंस बताए जाते हैं वो भी रियल नहीं होते। प्रॉब्लम डोमेन्स आर डायनामिक। अब जो प्रॉब्लम एरियाज होती हैं वो डायनामिक होती हैं, वक्त के साथ साथ वो चेंज करती रहती हैं। सिस्टम एनालिस्ट्स नॉलेज बेस इज कॉन्टिन्यूली एक्सपेंडिंग। अब जो सिस्टम का एनालिस्ट होता है, जो सिस्टम को एनालाइज करेगा, तो वो जो है वक्त के साथ साथ उसकी जो है नॉलेज जो है वो एक्सपेंड होती रहती है, बढ़ती रहती है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज हाईली कॉग्निटिव एक्टिविटी। अब सिस्टम डिज़ाइन और एनालिसिस जो है वो हाईली कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो थिंकिंग के साथ कनेक्टेड है, सोच समझ के जो है ना आपने ये सारे काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अन्यवाह आपने जो है सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देनी है। द स्टार्स रडार डिस्प्ले टर्मिनल्स फॉर द यूएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। Old system has knobs to adjust the display and ABC keyboard. New system has color display. ठीक है, ये बस आपको एक तरह से वो बता दिया है कि अब पिछला जो सिस्टम था उसमें एक कीबोर्ड होता था और बड़ा ही पुराना सा होता था। अब जो नया है उसमें कलर डिस्प्ले भी है, पुल डाउन मेन्यूज भी हैं और क्विल्टी कीबोर्ड भी है, उसमें काफ़ी तरह से चेंजेस आ गए हैं। एनालिसिस मीन्स लुकिंग इनटू अ प्रॉब्लम एंड इन्वेस्टिगेटिंग। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि आप एक प्रॉब्लम को देखते हो, थॉरो स्टडी करते हो और उसकी एक जनरल इन्वेस्टिगेशन करते हो, जनरल स्टडी करते हो। डेवलपिंग प्रॉब्लम डोमेन अंडरस्टैंडिंग सो दैट अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट सोल्यूशन इज बीइंग सजेस्टेड। अब क्या है कि अब जो प्रॉब्लम एरिया है आप उसको अंडरस्टैंड करते हो ताकि आप उसके लिए कोई पॉसिबल सोल्यूशन सजेस्ट कर सको। बी श्योर यू रियली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। रिफाइन, सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई, थिंक और रिपीट। मतलब आपने प्रॉब्लम को स्टडी किया, उसको सिंप्लीफाई किया, क्लैरिफाई किया, चीज़ों को क्लियर किया, उस पर सोचा, नहीं समझ आई दोबारा रिपीट करो। डिकम्पोज इट इनटू द सब प्रॉब्लम्स। अब कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट आइडियाज आर नेवर द बेस्ट वंस। अब आपके माइंड में जो पहला सोल्यूशन आएगा, पहला आइडिया आएगा, उसको कभी भी इंप्लीमेंट ना करो, उस पर दोबारा सोचो, रीथिंक करो, उसको दोबारा से उसको थिंक करो, प्रोसेस को रिपीट करो, क्योंकि पहला जो आइडिया वो कभी भी बेस्ट नहीं होता। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एनालिसिस इज ब्रॉट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये ऊपर जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं तो वो तब ही पॉसिबल है जब आप एनालिसिस को अच्छे तरीके से करोगे। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट, इट्स पर्पस इज टू। अब एनालिसिस का पर्पस क्या होता है? एनालाइज करने का मेन कोर पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। व्हाट। अब एनालाइज करोगे तो व्हाट का क्वेश्चन आप आंसर कर लोगे कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, जो सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हो तो वो क्या है? टू बिल्ड अ लॉजिकल मॉडल फॉर द न्यू सिस्टम। अब आपने उसके मॉडल्स बना लेने हैं, यूज केस डायग्राम्स बना लेने हैं। अब कहता है कि अब जो एनालिसिस है उसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकते हैं। आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करो, सर्वेस कंडक्ट करो, सैम्पलिंग करो, उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशंस करो, मुख्तलिफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स को ऑब्जर्व करो। ठीक है, जो भी आपके उस वक्त एग्जिस्टिंग जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, प्रिवेलिंग का मतलब कि जो उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, तो उनको आपने एनालाइज करना है।
फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व सच क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स में आपके ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हु, अब हु के अंदर आपके सारे एजेंट्स आ जाते हैं। आप किसके लिए बना रहे हो ये सिस्टम, व्हाई क्यों बना रहे हो, व्हाट के अंदर है कि आप क्या बना रहे हो, व्हेन के अंदर है कि अब आप कितना टाइम ले रहे हो, कितने टाइम में ये आप डिलीवर करोगे, वेयर, अब वेयर का मतलब है आप इसको कहां पर डिप्लॉय करोगे, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब हाउ में आपकी सारी मेथडोलॉजीज, मेथड्स, टेक्निक्स, आप किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करोगे, किस तरह से उसको बनाओगे, ये सारी चीजें हाउ में आ जाती है। हाउ मच, अब हाउ मच में आपकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। देखो अब हाउ मच कह रहे हैं कि आप कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ पीपल, तो ये सारी आपकी आ जाएगी हाउ मच के अंदर। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपने लाजमी आंसर करने हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं एनालिसिस के फेज में जो एक्टिविटीज होती हैं। अब एनालिसिस फेज में जो है, अब देखो क्या है, गैदर इंफॉर्मेशन, मतलब आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया, फिर रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया, अब उसकी आपने फिजिबिलिटी चेक की। अब पिछला आपको याद हो तो हमने एक इंजीनियरिंग प्रोसेस डायग्राम देखी है, उसमें हमने फिजिबिलिटी स्टडी की, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, मतलब आपने उसकी पॉसिबिलिटी भी चेक करनी है कि ये रिक्वायरमेंट वर्केबल या डूएबल है भी या नहीं, पॉसिबल है भी या नहीं। जनरेट एंड इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशंस बताएं। रिव्यू रिकमेंडेशन विद द मैनेजमेंट, आपने उसको मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करना है। तो ये सारे फेजेस आपके आ जाते हैं एनालिसिस फेज के अंदर। अब नेक्स्ट है आपका फेज, दैट इज द डिजाइन फेज। अब डिजाइन फेज के अंदर आ जाता है हाउ का क्वेश्चन। अब हाउ के क्वेश्चन को आपने आंसर करना है, सो ये है आपका डिजाइन फेज। डिजाइन फेज इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग इन डिटेल हाउ अ सिस्टम विल वर्क यूजिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब डिजाइन फेज में ये है कि एक सिस्टम किस तरह से काम करेगा इस टेक्नोलॉजी के साथ। अब नेक्स्ट है डिजाइन फेज एक्टिविटीज इन्वॉल्व। अब डिजाइन फेज के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब सबसे पहले प्रोटोटाइप फॉर डिजाइन डिटेल्स। प्रोटोटाइप मतलब आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लोगे कि भाई ये सिस्टम है, इसके इस तरह से जो है ना ये एक इंटरफेस होगा। डिजाइन द यूजर्स इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस आपने बना देना है कि अब देखो कि यूजर जो है उसको किस तरह से वो उसको शो होगा, किस तरह से इंटरेक्शन होगा, सिस्टम इंटरफेस बना देना है। डिजाइन द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर से क्या मुराद, अब आपने उसका एक स्ट्रक्चर बना देना है, उसमें ये चीजें होंगी, ये कंपोनेंट्स होंगे, ये फीचर्स होंगे। आर्किटेक्चर की एक मैं आप ये डायग्राम देख लें, इसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से जो है ना आर्किटेक्चर आपने थोड़ा सा बता देना है। डिजाइन एंड इंटीग्रेट द डेटाबेस। अब डेटाबेस आपने बना देना है और उसको आपस में इंटीग्रेट कर देना है। अब डेटाबेस में क्या होता है, आप कोई टेबल बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द डेटाबेस। डिजाइन एंड इंटीग्रेट द नेटवर्क। अब नेटवर्क्स को भी आपस में आप इंटरकनेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने कर लेनी है, ये आपके डिजाइन फेज के अंदर आती हैं। अब आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। अब देखें, अब यहाँ पर मुख्तलिफ लेयर्स आपने बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले डाटा लेयर है, फिर आपने बता दी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, बिजनेस लेयर, सर्विस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। उसके अंदर आपने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी कि क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी। राइट साइड पे क्रॉस कटिंग, उसमें सिक्योरिटी आ गई, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन। तो ये है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द आर्किटेक्चर। तो आपने अपने सिस्टम का एक आर्किटेक्चर भी बनाना है जो कि मेन स्टेप है आपके डिजाइन फेज का। अप्रोचेस टुवर्ड्स द सिस्टम डेवलपमेंट। अब सिस्टम डेवलपमेंट के कितने अप्रोचेस हो सकते हैं। अब ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ठीक है, अब सिस्टम डेवलपमेंट यूजिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन टेक्निक्स। ठीक है, समटाइम रेफर्ड एज SADT। ठीक है, उसको SADT का नाम भी दिया जाता है। फुल फॉर्म जो है उसका बनता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन टेक्निक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है एक आपके पास देखें कि एक कॉस्ट है, उसके नीचे जो है उसके सब पार्ट्स हैं। सो ये आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है सिस्टम को डेवलप करने की। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में आगे आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपके पास डाटा फ्लो डायग्राम आ जाती हैं। तो जिसमें आपके पास इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, स्टोरेज और आउटपुट्स होते हैं सिस्टम के, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, ERDs जो आपके डाटाबेस से थोड़ा इंटरलिंक्ड है, ग्राफिकल मॉडल भी हम उसको कहते हैं।
उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या है, अ टेक्निक प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग व्हाट सेट ऑफ प्रोग्राम शुड बी, ठीक है, प्रोग्राम्स कौन से होने चाहिए, प्रोग्राम्स क्या अकॉम्प्लिश करेंगे, प्रोग्राम्स को एक हायरार्की में हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।